रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM। किसान भाइयों बहनों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके खास प्रोग्राम देश की शान हमारा किसान में। बता दें आपको कि इंडोरामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है किसान भाई बहनों के लिए प्रायोजित कार्यक्रम देश की शान हमारा किसान। और हर बार की तरह आज भी एक महत्वपूर्ण विषय के साथ उपस्थित हैं आपके बीच में। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा और मेरे साथ हैं स्टूडियो में DP सिंह। आप एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं इंडोरामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में। सर नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। किसान भाइयों बहनों, बता दें आपको आज का हमारा विषय है फसल चक्र का महत्व एवं लाभ। सर, जैसा कि आज का हमारा विषय है फसल चक्र का महत्व एवं लाभ, तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि फसल चक्र किसे कहते हैं। जी प्रतिमा जी, ये जो आज का टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आज चर्चा का विषय है वो फसल चक्र महत्व एवं लाभ है। तो जैसा कि आप सभी लोग खेती कर रहे हैं काफ़ी दिनों से, और हमारे जो पूर्वज हैं, बाबा दादा, वो सब खेती करते आ रहे हैं। इस खेती में जो है विशेष रूप से जो फसल चक्र है, जिसको कि सभी लोग खेती तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक उचित फसल चक्र का नाम जो है वो नहीं समझ पाते हैं कि भाई कौन कौन सी फसलें कब लेनी चाहिए या किस फसल के बाद कौन सी फसल लेनी चाहिए। इसका ध्यान जो है रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसी सिलसिले में पहले तो ये समझ लिया जाए कि भाई फसल चक्र किसे कहते हैं। जी। किसी भी खेत में अपने किसान भाई जो है पहले सुन लें कि भाई किसी भी खेत में फसलों को अदल बदल कर, हेर फेर कर बोना ही फसल चक्र कहलाता है। ऐसा करने से जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है, अपने खेत की उर्वरा शक्ति है, वो बनी रहती है और फसलों की पैदावार अच्छी होती है। जी। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि किसी खेत से एक निश्चित समय में उसकी मृदा उर्वरता को बनाए रखते हुए जो उगाई जाने वाली फसल है उसके क्रम को व्यवस्थित रखते हुए हम अधिक से अधिक उत्पादन करें, फसल की उपज बढ़ाएं, वो फसल चक्र कहलाता है। और साथ ही साथ जो है मृदा के स्वास्थ्य को भी बनाए रखें। एक अच्छा फसल चक्र, उचित फसल चक्र जो है वो फसल की उपज बढ़ाने के साथ साथ लागत में कमी भी करता है और मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने में और उसको बढ़ाने में मदद करता है। किसी क्षेत्र की भूमि, जलवायु एवं अन्य जो वातावरण के कारक होते हैं उसके आधार पर जो है अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग जो है फसल चक्र अपनाए जाते हैं। एक अच्छे फसल चक्र को अपनाकर किसान अपनी भूमि से अधिक लाभ जो है पूरे वर्ष में कमा सकता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि फसल चक्र का क्या महत्व है अपनी खेती में। जो अच्छे किसान हैं, जागरूक किसान हैं, उन्नतशील किसान हैं, वो सभी किसान भाई बहन एक अच्छे फसल चक्र को जरूर अपनाते हैं, जिससे कि उनको जो है उनकी जो भी फसल ले रहे हैं उसकी अच्छी से अच्छी उपज हो, 12 महीने उपज कुछ न कुछ आय मिलती रहे, उपज होती रहे, और साथ ही साथ जो है मिट्टी का स्वास्थ्य जो है बना रहे। उसके बारे में हम आपको बताएंगे भाई एक अच्छे फसल चक्र की क्या पहचान है या उसके सिद्धांत क्या हैं, ताकि जो है हमारे सभी किसान भाई यदि फसल चक्र को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनको उसका फायदा खुद को मिलता है और उनकी मिट्टी को मिलता है, उनकी फसल को मिलता है। जी, बहुत जरूरी है कि फसल चक्र का ध्यान रखा जाए। और जैसे कि सर ने बताया कि फसल चक्र अपनाकर पैदावार बढ़ाई जा सकती है, और जब पैदावार ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है किसान भाई बहनों को लाभ भी ज्यादा मिलेंगे। सर, एक अच्छे फसल चक्र के सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा बताइए। इसमें हमारे सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि भाई फसल चक्र का एक सिद्धांत होता है कि भाई जो खेती कर रहे हैं हम कर तो रहे हैं, लेकिन उसको किस तरीके से करें, किस तरीके से करें, कैसे करें ताकि हमारी खेती जो है अच्छी से अच्छी हो और मिट्टी का भी स्वास्थ्य अच्छे से अच्छा बना रहे, साथ साथ हमारी आय भी जो है वो नियमित रूप से मिलती रहे। तो उसके लिए कुछ चीज़ें, कुछ बातों को ध्यान देना जरूरी होता है। और जब ये आप सभी किसान भाई बहन इन सिद्धांतों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने को सफल पाएंगे, आप अपनी मेहनत सफल होगी और आपकी खेती भी सफल होगी। तो सबसे पहले जो हम बताना चाहेंगे कि उथली जड़, जो भी हमारी जो फसलें हैं उसमें उथली जड़ वाली फसलों, हल्की जड़ जो कि नीचे जो है कम गहराई में जाती हैं, उन फसलों के बाद गहरी जड़ वाली फसलों को उगाना चाहिए। पहला सिद्धांत ये है कि जैसे अनाज वाली फसलें हैं जिनकी जड़ें जो हैं वो कम जाती हैं नीचे तक, तो गहरी
फसलों वाली गहरी जो जड़ वाली फसलें हैं उनको उगाना चाहिए। तो इससे क्या है कि नमी का संतुलन जो है वो बना रहता है और खेत जो है उसका खेत की मिट्टी का स्वास्थ्य भी मेंटेन रहता है। दूसरा सिद्धांत है कि अधिक खाद की आवश्यकता वाली जो फसलें हैं उनको उगाने के बाद कम खाद वाली आवश्यकता वाली जो फसलें, कम खाद की आवश्यकता वाली उन फसलों को उगाना चाहिए। तो इसमें भी ये चीज़ मायने रखती है कि जैसे हम कोई फसल ले रहे हैं और उस फसल में यदि खाद ज़्यादा देना पड़ रहा है तो उसके बाद, उसकी कटाई के बाद जब दूसरी फसल लें तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि हम एक ऐसी फसल लें जिसमें कि खाद की मात्रा जो है वो कम देनी पड़ रही हो। जैसे आलू की फसल में ज़्यादातर लोग जो है ज़्यादा उर्वरक का प्रयोग करते हैं, उसके बाद जो है उसमें गेहूं की फसल लेते हैं या कोई अन्य फसल जिसमें कि उर्वरक की मात्रा वो आलू के मुकाबले काफ़ी कम देनी पड़ रही हो। तो ऐसे में जो है आपका फसल चक्र जो है वो सफल साबित होगा। तीसरा सिद्धांत है कि अधिक जल की आवश्यकता वाली जो फसलें हैं जब उगा रहे हैं तो उसके बाद, उसकी कटाई के बाद जो है जब दूसरी फसल नेक्स्ट सीजन में ले तो कम जल की आवश्यकता वाली जो है फसलों को उगाएं। तो जैसा अभी हमने बताया कि भाई अधिक जल की आवश्यकता वाली फसलों के बाद कम जल की आवश्यकता वाली फसलों को उगाना चाहिए। इससे क्या है कि खेत में जो आपकी मृदा है, जो मिट्टी है, उसमें नमी का संतुलन बना रहेगा और जब नमी का संतुलन बना रहेगा तो बीज की बुआई के समय या उसके अंकुरण के समय या उसकी बढ़वार के समय या उसके पूरे जीवन भर जो है, जो उसका जीवन चक्र है, कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसको फ़ायदा मिलेगा और आपकी जो खेत की मिट्टी है उसका भी स्वास्थ्य जो बना रहेगा। फसल चक्र का मुख्य फ़ायदा ही है कि भाई मिट्टी का स्वास्थ्य बना रहे और अधिक से अधिक फसल का उत्पादन हो, ज़्यादा से ज़्यादा फसलों का उत्पादन हो और एक साल में जो है कई फसलें ली जा सकें। चौथा जो सिद्धांत है कि फलीदार फसलों के बाद बिना फली वाली फसलों को लेना चाहिए। फलीदार जैसे अरहर है, मूंग है, उड़द है, इन फसलों के बाद जो है अनाज की फसलें अगर लें तो वो उससे जो है संतुलन बना रहता है और कहीं न कहीं जो है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो है मिट्टी को भी, मृदा के स्वास्थ्य को भी फायदा पहुंचता है और उपज भी आपकी अगले फसल की बढ़ जाती है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि फलीदार फसलों के बाद बिना फली वाली फसलों को उगाना चाहिए। अपने पास जो भी कृषि संसाधन हैं, चाहे ट्रैक्टर है, बैल है या कोई जो भी और उपकरण हैं, उनका जो है क्षमता पूर्वक ढंग से प्रयोग करना चाहिए ताकि जो है किसी भी हालत में जो है कहीं पर मिट्टी में स्वास्थ्य का नुकसान ना हो और आपकी फसल को जो है जो तत्व हैं वो मिट्टी से सही तरीके से, चूँकि अगर मिट्टी भुरभुरी होगी, मिट्टी स्वस्थ होगी तो निश्चित रूप से जो है जड़ों का विकास अच्छा होगा। इन सब संसाधनों के माध्यम से तो इसका भी ध्यान रखना है। जी। भूमि कटाव से प्रभावित क्षेत्रों में, जैसे भूमि कटाव से संबंधित जैसे कहीं कहीं पर देखते हैं कि भाई ढाल है या बरसात में पानी जो है, पानी के बहाव से जो है मिट्टी की परत जो है वो कट करके अन्यत्र जो है जा करके स्थिर हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारी उपजाऊ परत है खेत की मिट्टी की, वो उसमें उर्वरता का ह्रास होता है। तो ऐसी स्थिति में ऐसी फसलों को उगाना चाहिए जो कि ज़मीन पर जो है फैल करके आच्छादन करती हों। उड़द, मूंग, विशेष रूप से लोबिया है, उनकी खेती अगर की जाए तो निश्चित रूप से जो है आपका फसल चक्र जो है सफल होगा। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो भूक्षरण है, जो मिट्टी के क्षरण बहाव, पानी के बहाव के चलते या आंधी तूफान के चलते होता है, उसमें कमी आएगी। अधिक निराई गुड़ाई चाहने वाली फसलों के बाद कम निराई गुड़ाई चाहने वाली फसलों को बोना चाहिए। तो एक ये संतुलन की बात है। जो भी चीज़ आज हम चर्चा कर रहे हैं इसमें संतुलन, एक में ज़्यादा है तो दूसरे में कम होना चाहिए, एक में कम है तो दूसरे में ज़्यादा होना चाहिए। बिल्कुल। कोई हल्का है तो कहीं पर उसको दूसरे फसल में गहरा होना है। जो भी क्रियाएं हम कर रहे हैं, जो भी हम उत्पाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी इनपुट डाल रहे हैं, उसमें एक सीजन में ज़्यादा है, दूसरे सीजन में कम है, या एक फसल में कम है, दूसरी फसल में ज़्यादा है, इसका ध्यान रखना जरूरी है। तो इससे जो है पर्यावरण का भी संतुलन बना रहेगा, मिट्टी के स्वास्थ्य में भी संतुलन बना रहेगा और
फसल में भी जो है कहीं न कहीं उसका फायदा मिलेगा उसकी उपज का। मतलब सारा खेल जो है वो संतुलन का है, संतुलन का बैलेंस है, बना जी, के रखना है। तो अपने पास जो भी सुविधाएं हैं कि ट्यूबवेल की है, नहर का या जो भी सिंचाई के साधन हैं, जैसे भी उन संसाधनों को ध्यान में रखते हुए फसल चक्र अपनाना चाहिए। वो भी एक महत्वपूर्ण उपादान है कि जिसके चलते जो ऐसा ना हो कि हम ऐसा फसल चक्र ले लें जिसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत है और हमारे पास पानी की जो है नियमित कोई उपलब्धता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में फसल चक्र हमारा जो है वो खराब भी साबित हो सकता है, असफल भी हो सकता है, तो उसको भी ध्यान देना है। दलहनी फसलों के बाद जो है अदलहनी फसलें, अभी जैसे हमने पहले बताया कि भाई फलीदार कोई भी फसल जो भी है वो हो सकती है, ऐसे ही जैसे मटर, अरहर, हाँ, चना है, अरहर है। हाँ, तो इसके बाद जो है आप अनाज की फसलें जो है हमारे किसान भाई बहन ले सकते हैं। उससे जो है पर्यावरण का भी प्राकृतिक संतुलन है और मिट्टी के जो अंदर जो है वो, जैसे दलहनी फसलों का क्या रोल है, इनकी जो है जड़ों में जो है गांठ बनती है, बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन तत्व का स्थिरीकरण करते हैं, तो उससे जो है नाइट्रोजन की उपलब्धता जो है ज़मीन में बढ़ जाती है। तो जब अगली फसल हम लेते हैं तो उसमें हमको यूरिया कम देना पड़ता है, चूँकि नाइट्रोजन पहले से ही उन जीवाणुओं के माध्यम से जो है वो बन करके जो है तैयार रहता है, हमारे खेत में तैयार हो जाता है। तो उससे मिट्टी की जो किस्म, मृदा की जो किस्म है, उसका जो स्वास्थ्य है वो इम्प्रूव होता है, सुधार होता है। और यही कारण है कि जब दलहनी फसल के बाद हम अनाज वाली फसल लेते हैं तो उसमें जो है हमारी अनाज की फसल अच्छी होती है जी। अधिक मात्रा में पोषक तत्व शोषण करने वाली फसल के बाद खेत को परती भी रख सकते हैं या हल्की उर्वरक चाहने वाली फसलों को बो सकते हैं। जैसे आलू की फसल है, आलू की फसल में हमारे बहुत सारे किसान भाई, फर्रुखाबाद है, कन्नौज है, अलीगढ़ है, रायबरेली है, सलोन तहसील है, तो इन सब जगहों पर, जहाँ बाराबंकी में कुछ जगहों पर है जहाँ पर आलू लोग बोते हैं, तो आलू का जो है इस समय अंधाधुंध उर्वरकों का प्रयोग हो रहा है। अच्छा। तो अगर उस तरीके से दूसरी भी फसल में करने लगेंगे तो निश्चित रूप से मिट्टी की किस्म जो है वो बर्बाद हो जाएगी और कहीं न कहीं जो है उसके गुणों में ह्रास आएगा। तो उसके लिए ये भी ध्यान देना है कि अगर कोई ऐसी फसल, चाहे किसी भी फल की हो, चाहे दलहनी हो, तिलहनी हो या अनाज की हो, जिसमें हम ज़्यादा खाद डाल रहे हैं, उसके बाद जो उसकी कटाई के बाद हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगली फसल वो लें जिसमें कम से कम जो है खाद का इस्तेमाल उसकी ज़रूरत हो। जैसे तिलहनी फसल है, तिलहनी फसल में जो है वो उर्वरकों का ज़रूरत बहुत कम होता है, बहुत कम में काम चल जाता है, तो उसमें जो है आपकी मिट्टी का जो स्वास्थ्य है वो बना रहता है, चूँकि संतुलित तरीके से जो है, मतलब पहले क्रॉप में हमने ज़्यादा इस्तेमाल किया, दूसरे में हमने कम इस्तेमाल किया, चूँकि उसमें ज़्यादा डालेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं, नुकसान ही होगा। आज की तारीख में अगर हम सरसों में ज़्यादा यूरिया डाल देते हैं तो बढ़वार ज़्यादा हो जाएगी और वो फिर फली आने में दिक्कत होगी। जैसे कोई भी व्यक्ति है बहुत लंबा है, स्वस्थ नहीं है, तो कैसा लगेगा, ठीक उसी तरीके से तो इसका भी ध्यान देना है। कभी कभी ये भी इस तरीके का भी फसल चक्र अपनाना चाहिए कि कोई भी फसल होती है अगर उसमें कीड़े मकोड़े, मतलब हर सीजन हर साल आप उस सीजन में कोई फसल ले रहे हैं जिसमें कि बीमारी या कीड़ा पहले से लग रहा है और उसको दोबारा फिर दूसरी साल भी आप ले रहे हैं, फिर कीड़ा और बीमारी लग रही है, फिर तीसरे साल ले रहे हैं, तो उसमें कोशिश करनी चाहिए कि फसलों को जो है अदल बदल कर बोना चाहिए। और यही फसल चक्र का सिद्धांत कहता है कि जब भी कभी अगर एक फसल में दिक्कत आती है बार बार बोने पर हर साल, तो उसमें फसल को बदल देना ही अच्छा माना जाता है, लाभप्रद माना जाता है। उकठा के उसमें विल्ट डिजीज होता है, अरहर वगैरह है, कुछ ऐसी फसलें हैं जिसमें कि जड़ सूख जाती है, पौधा सूख जाता है जी। तो ऐसी परिस्थिति में जो है किसान भाइयों को जो है वो फसल चक्र अपनाना चाहिए कि जिसमें ये बीमारी लग रही है उस फसल को ना बो करके हमें उकठा और रोधी जो है वो फसलों को बोना चाहिए, अनाज की फसलें लेनी चाहिए, जिससे कि उस खेत में जो है कहीं ना कहीं जो इस वजह से बीमारी हो रही है, हो सकता है कि मिट्टी से कोई बीमारी हो रही हो तो वो बीमारी उस नेक्स्ट फसल में नहीं हो पाएगी। जी, तो कहने का मतलब है कि संतुलन यानी बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है ताकि फसल की पैदावार अच्छी हो और किसानों को लाभ भी अच्छे मिले। अब हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे किसान भाई बहनों को फसल चक्र अपनाने से क्या क्या लाभ होते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। जी, ये बात तो सच है कि जो फसल चक्र की बात चल रही है, हम अपने किसान भाई बहनों से ये कहना चाहेंगे कि फसल चक्र निश्चित रूप से अपनाया जाना चाहिए। यदि खुद को सफल करना है, खेती को सफल करना है और मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखना है, वातावरण को संतुलित बनाए रखना है, पर्यावरण को संतुलित बनाए रखना है और सब कुछ ठीक ठाक रखना है, तो
फसल चक्र अपनाना ही पड़ेगा सही तरीके से। उससे जो लाभ है, बहुत लाभ है, उस लाभ के बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, कृपया उसको ध्यान से सुनें। जी। किसी भी खेत में अगर आप फसल चक्र अपनाते हैं सही तरीके का, तो प्रति इकाई क्षेत्रफल से एक निश्चित समय में जो उत्पादन होता है उससे वृद्धि होती है। जो उपज होगी उसकी यील्ड बढ़ेगी, क्रॉप की यील्ड बढ़ेगी, और जब यील्ड बढ़ेगी तो निश्चित रूप से आपकी आय बढ़ेगी। फसल चक्र अपनाने से उस खेत पर, कृषि क्षेत्र पर जो भी संसाधन उपलब्ध हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध संसाधन हैं, ट्रैक्टर है, सिंचाई के ट्यूबवेल है, लेबर हैं, या और भी जो भी संसाधन हैं, उनकी क्षमता का सदुपयोग होता है। चूँकि अगर हम साल भर का जो है कार्यक्रम करते हैं, फसल चक्र को अपनाते हैं, तो उसमें कब कब कौन कौन सी फसल लेंगे और कैसे कैसे उसमें कब किन किन उत्पादों का इस्तेमाल करना है, कौन कौन सी क्रियाएं करनी है, उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी जो संसाधनों का इस्तेमाल है वो सही तरीके से होगा, और उनकी क्षमता का सदुपयोग होने से निश्चित रूप से हमारे जो फसल की जो है वो उत्पादकता बढ़ेगी और उसकी उपज में वृद्धि होगी। फसल चक्र का जो और लाभ है उसमें चूँकि साल भर का हम फसल चक्र अपना रहे हैं या साल भर से ज़्यादा का भी अपना रहे हैं, तो उसमें विभिन्न फसलों को लेने जा रहे हैं। तो जब विभिन्न फसलों का कार्यक्रम जो है हम एडवांस में पहले अग्रिम रूप से फाइनल कर लेते हैं, निश्चित कर लेते हैं, तो उनके लिए आवश्यक बीज का और खरपतवारनाशी आदि का जो इस्तेमाल है समय पर करने में आसानी होती है। तो यदि आप उचित फसल चक्र अपनाते हैं तो उससे संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, इनपुट्स हैं, उत्पाद को क्या क्या चीज़ इस्तेमाल करना है, पहले से हम लोग प्लान कर लेते हैं, और उस योजना के तहत हम उन उत्पादों का यदि समय पर इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित रूप से जो है हमारी फसल सुरक्षित होती है कीटों से, बीमारियों से, खरपतवार से। और यही कारण है कि एक अच्छा किसान जो कि उचित फसल चक्र को अपनाता है तो वो कहीं न कहीं जो है उनकी फसल की उपज बढ़ती है, मिट्टी में जो है जो स्वास्थ्य है उसका के गुणों में जो है वृद्धि होती है, और किसान की आय जो है वो बढ़ती है। फसल चक्र का जो अगला लाभ है वो, जैसा कि मैंने पहले चर्चा किया था, कि गहरी एवं कम गहरी जड़ वाली फसलों के सम्मिलित होने के कारण भूमि की ऊपरी सतह और नीचे की सतह से पोषक तत्वों का जो फसल द्वारा उचित और तेजी से अवशोषण होता है, उसके चलते जो है इतना बढ़िया संतुलन बनता है कि भाई दोनों सीजन में जो भी फसलें ली जाती हैं या क्रॉप रोटेशन के अंतर्गत, जो फसल चक्र के अंतर्गत जिन फसलों का आपने चयन किया है, उनको जो है उर्वरकों का तत्वों का अवशोषण करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। और यही कारण है कि फसल चक्र में ली हुई हर फसल की उपज जो है वो ट्रेडिशनल तरीके से या जो आप परंपरागत तरीके से खेती कर रहे होते हैं उनसे बढ़िया और बेहतर रिजल्ट मिलता है। उचित फसल चक्र को अपनाने से मृदा क्षरण में कमी आती है। जैसा कि मैंने पहले चर्चा की थी कि अगर आपका फसल चक्र बढ़िया है, सही तरीके से आपने सोच समझ के किया है, तो अपने खेत की मिट्टी को, अपने जहाँ पर वो स्थित है उसकी लोकेशन को ध्यान में रखते हुए, ढलान को देखते हुए, तो उसमें यदि आप उचित फसल चक्र अपनाते हैं और फसल लेते हैं तो निश्चित रूप से भूक्षरण या मृदा क्षरण में कमी आती है। आच्छादन वाली फसलें, जैसे कि जो फैलने वाली, रेंगने वाली जो फसलें हैं, उनका जो है उत्पादन करने से निश्चित रूप से मिट्टी का जो है कटाव कम होता है, और यही कारण है कि जब नुकसान कम होगा तो लाभ ज़्यादा मिलेगा, और जो उसकी उर्वरता है वो खेत में बनी रहेगी। और इससे और अच्छी बात है कि जो अगर हमारा फसल चक्र बढ़िया रहा तो निश्चित रूप से जो है, जो हमारे श्रमिक हैं जिनके हम कभी कभार परंपरागत तरीके से खेती करते हैं, तो सीजन के लास्ट में जो है वो काम आते हैं या वो काम करते हैं, तो एक उचित फसल चक्र अपनाने से जो है उनको जो है काफ़ी दिनों तक जो है लगातार काम मिलता रहता है, और उनका जो है वर्ष भर काम मिलते रहने से जो है आपकी जो है फसल पर जो भी क्रियाएं हैं वो समय पर संपादित होती रहती हैं, और उससे जो है आपकी फसल जो है वो बढ़िया उपज देती है। क्योंकि जो भी सावधानियां रखनी होती हैं वो हमारे जो श्रमिक हैं वो उनकी उपलब्धता में जो है समय समय पर जो है उन सावधानियों के साथ हम अपने जो इनपुट्स हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, और यही कारण से जो है फसल की उपज जो है अच्छी होती है। मृदा की उर्वरा शक्ति जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो सबसे बड़ा फायदा है फसल चक्र अपनाने का,
हमारे किसान भाई बहनें इसको ध्यान सुने कि भाई जो फसल चक्र है इसको अपनाने से इतना बड़ा फ़ायदा जो आपकी खेत के मिट्टी के स्वास्थ्य को होता है, वो शायद अगर वो बोल पाती, मिट्टी अपनी बोल पाती, खेत बोल पाता, तो शायद हमें आपको सबसे ज़्यादा खुशी होती कि भाई हम लोग कितना ध्यान रख रहे हैं अपनी मिट्टी का। तो इस फसल एक अच्छे और उचित फसल चक्र अपनाने से जो है अपनी खेत की मिट्टी जो है वो हमेशा स्वस्थ रहती है, खुश रहती है, और आपकी जो बोई हुई फसल है उसकी उपज को बनाए रखती है, कभी नुकसान नहीं होने देती है। तो आप ये भी देखिए कि भाई आप अच्छा फसल चक्र अगर ले रहे हैं तो आपकी खेत की मिट्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि भाई हमें ऐसा फसल चक्र अपनाना है ताकि हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य बना रहे और पोषक तत्वों का जो अवशोषण है, जो फसलों की उर्वरा शक्ति, फसलों की पोषक तत्वों की लेने की गति है, वो मेंटेन तभी हो सकती है जब हम उचित फसल चक्र को अपनाएंगे। और जब मिट्टी उर्वर रहेगी, मिट्टी में उपजाऊपन ज़्यादा रहेगा अच्छा फसल चक्र अपनाने से, उचित फसल चक्र अपनाने से, तो उसमें जो भौतिक उसके गुण हैं, रासायनिक गुण हैं और जैविक गुण हैं, उन तीनों गुणों में जो है वो विकास होगा और जो मित्र जीवाणु हैं, कीटाणु हैं, उनमें भी वृद्धि होगी। और उस जैसे केचुए हैं या और भी जीवाणु हैं जो कि फसल के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, मिट्टी के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, उससे कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपकी फसल को जो है उसकी उपज को फ़ायदा मिलता है, बढ़ोतरी होती है। तो इसको ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि हमें ऐसा फसल चक्र अपनाना चाहिए जिससे कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहे और उसका कहीं पर किसी भी तरीके से नुकसान न हो। सघन फसल चक्रों के अपनाने से जीवाश्म पदार्थ की मात्रा में वृद्धि होती है। जैसे अगर सघन फसल चक्र का मतलब ये है कि भाई जैसे दलहनी फसल है, जो भी हम फसल ले रहे हैं उसमें दलहनी तिलहनी फसल अगर लेते हैं तो वो कहीं न कहीं कार्बनिक तत्व की प्रतिशतता को बढ़ाता है, और जब कार्बन की प्रतिशतता जो है वो खेत की मिट्टी में ज़्यादा रहेगा तो निश्चित रूप से और उर्वरकों का और तत्वों का अवशोषण जो है वो फसल जो है अच्छी तरीके से कर पाएगी, मिट्टी भुरभुरी होगी और उसमें नमी की जो है जैसे जलधारण क्षमता होती है वो भी बढ़ जाती है जी। उचित फसल चक्र अपनाने से भूमि में पनपने वाली विभिन्न बीमारियों के प्रभाव में कमी आती है। ऐसा भी देखा गया है, हमारे कुछ किसान भाई जो उन्नतशील किसान भाई हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो किसी मेले में जाते हैं, किसी विश्वविद्यालयों के मेले में जाते हैं, किसान मेले में जाते हैं, बहुत सारी नई नई जानकारियाँ वो प्राप्त करते रहते हैं और वैज्ञानिकों से भी उनकी बातचीत होती है, वो सीखते हैं रेडियो के माध्यम से, विभिन्न चैनल के माध्यम से, आकाशवाणी से, दूरदर्शन से। तो जो अच्छे किसान हैं, जो जागरूक किसान हैं, वो हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि भाई हमको ऐसा फसल चक्र अपनाना चाहिए कि जिससे कि जो है अगर किसी फसल में लगातार कोई बीमारी या कीड़ा लग रहा है तो उसको बदलने से जो है यदि दूसरी फसल लेते हैं तो वो कीड़ा या बीमारी नियंत्रित करने में कुछ हद तक जो है वो आसानी हो जाती है। और यदि हम 3-4 साल बाद फिर उस फसल को लेते हैं जिसमें पहले कीड़ा लग रहा होता है तो शायद उसमें कीड़े या बीमारियां लगने के चांस कम होते हैं। तो यही वजह है कि फसल चक्र में जो है फसलों को अदल बदल करके बोने से संतुलन बना रहता है। इसमें भी संतुलन की बात है जी। और ठीक उसी तरीके से कीटों एवं खरपतवारों की का भी प्रकोप कम होता है, चूँकि कोई कीड़े हैं, बीमारियां हैं, वो अनाज वाली फसलों में ज़्यादा लगते हैं, दलहनी में कम लगते हैं, कोई दलहनी में ज़्यादा लगती हैं तो अनाज वाले में कम लगती हैं। तो उस तरीके से जो है जब फसल बदल के बोएंगे तो निश्चित रूप से कीड़े और बीमारियों में भी उसका प्रकोप कम होगा और आपकी फसल सुरक्षित होगी और आपका नुकसान नहीं होगा, आपका फायदा ही होगा, लाभ ही होगा। तो ये सारे फसल चक्र के मुख्य लाभ हैं। हमारे सभी किसान भाई बहन जो इस चर्चा में शामिल हैं, बात को सुन रहे हैं, उनसे निवेदन है कि खेती तो आप कर रहे हैं, बढ़िया खेती कर रहे हैं, सारे तत्वों को आप इस्तेमाल भी कर रहे हैं, उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, समय समय पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में, दूसरा हम अपने खर्चे को किस तरीके से कम कर सकते हैं, अपने नुकसान को किस तरीके से कम कर सकते हैं, खर्चा कम हो, नुकसान कम हो, ये भी एक प्रकार से बचत है, ये भी एक प्रकार से लाभ है। तो उसमें फसल चक्र का बहुत बड़ा योगदान है और इसके महत्व को समझना ज़रूरी है। और जब तक आप उचित फसल चक्र नहीं अपनाएंगे तो बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा आपकी मिट्टी के स्वास्थ्य को या आपको नहीं मिलने वाला है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है। जी। अब थोड़ा जानना चाहेंगे कि फसल चक्र का निर्धारण करते वक्त किन किन बातों का ध्यान हमारे किसान भाई बहन रखें जिससे कि पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा हो सके।
जी प्रतिमा जी, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो फसल चक्र की बात अभी हम लोग कर रहे थे, जिसकी चर्चा कर रहे हैं, इसमें निर्धारण जैसे फसल चक्र, कौन सा फसल चक्र हमारे लिए उपयुक्त होगा, हर किसान भाई बहन को इस चीज़ पर जो है सोचना पड़ेगा कि भाई वो जो फसल चक्र अपनाने जा रहे हैं उनके लिए कितना फायदेमंद है, या वो अपने उद्देश्य के लिए उनको किन किन चीज़ों को उगाना है। उनको अनाज की फसल लेना है, दाल की फसल लेना है, या तिलहन की फसल लेना है, या मोटे अनाज की फसल लेना है, उसको ध्यान में रखते हुए फसल चक्र को अगर अपनाते हैं तो निश्चित रूप से जो है उनका मन भी लगेगा और अच्छी खेती होगी भी जी। तो फसल चक्र का उद्देश्य जो है क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए कि हम फसल चक्र जो अपनाने जा रहे हैं वो किस उद्देश्य के लिए है, कि हम साल भर जो है अपनी आय करने के लिए, या साल भर जो है कहीं पर पशुओं के लिए है, साथ में अपने लिए अनाज का और पशुओं के लिए चारे के इंतजाम के लिए, या हमको नगदी फसल लेना है, उसके बाद अनाज की फसल लेना है, कि भाई कई चीज़ें उसमें ध्यान में रख करके फसल चक्र को अपनाना चाहिए। जब तक फसल चक्र का उद्देश्य स्पष्ट नहीं होगा तब तक आप फसलों का चयन नहीं कर पाएंगे, और जब तक फसलों का चयन नहीं कर पाएंगे तब तक जो है वो अच्छी तरीके से आप अपने संसाधनों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। फसल चक्र अपनाने से पहले जो अपनाने जा रहे हैं, जो निर्धारित करने जा रहे हैं, जिसका निश्चित करने जा रहे हैं, उसमें ये भी आपको देखना है कि भाई हमारी जो मिट्टी की किस्म है, जो खेत की किस्म है, जो मिट्टी का स्वास्थ्य है वो कुछ तरीके से है, उसमें उर्वरा शक्ति की कमी है या उर्वरा शक्ति मेंटेन्ड है, बना हुआ है, या उसको बढ़ाना है। मृदा उर्वरता को, मतलब भूमि की उर्वरता को देखते हुए भी आपको फसल चक्र का निर्धारण करना चाहिए, कि तमाम ऐसी बातें हैं जिसमें कि अगर आप सही तरीके से फसल चक्र को अपनाते हैं, अपनी ज़रूरत के मुताबिक, मिट्टी की ज़रूरत के मुताबिक, मार्केट के मुताबिक, तो निश्चित रूप से आप अपने सही फसल चक्र का चयन कर सकते हैं। फसल चक्र जो अपनाने जा रहे हैं उसमें आप ये भी देख सकते हैं कि प्रति इकाई क्षेत्रफल से, जैसे 1 एकड़ खेत है या 2 एकड़ खेत है या 2 बीघा है, 4 बीघा है, तो हमारे पास जो भी खेत है जिसमें हम फसल लेने जा रहे हैं, तो किन किन फसलों को किन सीजन में लेना है, ताकि जो है हम अधिक से अधिक, चूँकि खेती महंगी होती जा रही है और ज़मीन कम होती जा रही है, आबादी बढ़ती जा रही है, परिवार बढ़ता जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमें उन फसलों को उगाना चाहिए, उन तरीकों से उगाना चाहिए ताकि अधिकतम लाभ प्राप्त हो, अच्छी फसल हो, उपज बढ़े, अच्छी क्वालिटी का जो है अगर प्रोड्यूस मिलेगा, उत्पाद मिलेगा, तो उसका मार्केट रेट अच्छा मिलेगा, तो हमें आय बढ़ेगी, हमारा लाभ बढ़ेगा। तो इस चीज़ को भी ध्यान रख करके जो है फसल चक्र को अपनाना वो सफल माना जाता है। इसके अलावा जो है फसल चक्र अपनाने के लिए ये भी आपको देखना है कि भाई आपके भूमि की किस्म की जानकारी जब तक नहीं होगी तो आप फसल चक्र, मान लीजिए जहाँ पर बलुई मिट्टी है उसके लिए कौन सी फसल ले सकते हैं, चिकनी मिट्टी है उसके लिए कौन सी फसल किस सीजन में ले सकते हैं, दोमट मिट्टी है उसके लिए कौन सी फसल अच्छी होगी और कौन सी फसल अच्छी उपज दे सकती है, या विभिन्न प्रकार की मिट्टी की किस्मों में, विभिन्न प्रकार की मिट्टी जो है उनकी जो किस्में हैं उसमें कौन कौन सी फसल का उत्पादन जो है बढ़िया हो सकता है, उसको ध्यान में रख करके फसल चक्र अपनाना चाहिए, तय करना चाहिए, ताकि आपके खेत से जो है अधिक से अधिक जो है उपज मिल सके। इसके अलावा आपके यहाँ की जो जलवायु है, जो वर्षा है, वर्षा कैसे होती है, कितना होती है, उसको भी पिछले इसके पहले का इतिहास देखते हुए कि हमारे यहाँ किन किन महीनों में कब वर्षा होती है, सिंचाई की क्या सुविधा रहेगी और किन किन वैरायटीज़ को कब बोना चाहिए, ताकि उसी हिसाब से उसकी वेजिटेटिव वानस्पतिक वृद्धि और उसकी परिपक्वता अवधि को देखते हुए कब पानी की ज़रूरत पड़ेगी, किन किन अवस्थाओं में, उन सब को ध्यान में रखते हुए भी फसल चक्र को अपनाना जो है सफल माना जाता है, और ऐसा सभी किसान भाइयों को करना चाहिए। फसल चक्र अपनाने के पहले इसको भी ध्यान में रखना है कि अपने पास धन की क्या उपलब्धता है, कि जैसे हमने तो प्लान बना लिया कि भाई हम ये फसल लेंगे, लेकिन अगर अपने पास धन की उपलब्धता नहीं है, या श्रम की उपलब्धता नहीं है, अपने पास लेबर नहीं है, या अपने पास मशीनरी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो है अगर उस फसल चक्र को अपनाएंगे जिसमें कि ज़्यादा श्रम की ज़रूरत है, ज़्यादा धन की ज़रूरत है, ज़्यादा समय की ज़रूरत है, तो वो फसल चक्र जो है उतना सफल नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में इस पर विचार करना होगा, आपको विश्लेषण करना होगा कि आपकी ज़रूरत के मुताबिक, आपके
परिस्थितियों के मुताबिक कौन सा फसल चक्र आपके लिए सर्वोत्तम होगा, उसके हिसाब से आप फसल को अगर उगाते हैं तो निश्चित रूप से आपकी फसल की उपज अच्छी होगी। जी। सिंचाई और जल की उपलब्धता, जैसा कि मैंने पहले बताया कि भाई फसल में कोई भी फसल लेते हैं उसमें पानी का महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे मिट्टी के स्वास्थ्य है, जैसे उर्वरकों का इस्तेमाल है, उनका जो योगदान है, वैसे ही सिंचाई, चूँकि बिना पानी के हम आप जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो जब हम आप जिंदा नहीं रह सकते तो फसल जिससे हम जिंदा हैं वो कैसे जिंदा रहेगी। तो फसल के लिए जो है, किसी भी बीज के लिए, किसी भी फसल के लिए, पौधे के लिए, पेड़ के लिए पानी जो है वो जीवन का काम करती है और जल ही जीवन है। ये जो है सही मायने में साबित करता है कि भाई बिना पानी के जो है कोई भी जीवन का अस्तित्व नहीं हो सकता। तो फसल चक्र का चयन करते समय सिंचाई और जल की उपलब्धता का जो भी उसका विचार करना चाहिए कि भाई हमारे पास जो उपलब्ध रिसोर्सेज हैं, जो साधन हैं जल के, सिंचाई के, उसमें कौन सा फसल चक्र उत्तम होगा। अपने किसान की जो है, जैसे आपका है, आप कितना संभाल पाएंगे, कितना मैनेज कर पाएंगे, कितना प्रबंध कर पाएंगे कि भाई आपने फसल चक्र तो बना लिया कि भाई हम ये फसल लेंगे, लेकिन उसको साल भर आप देख पाएंगे, उसकी मॉनिटरिंग कर पाएंगे, सही समय पर जो है आप जो भी उस जरूरी उत्पाद हैं, सिंचाई है, गुड़ाई है, निकाई है, कीटनाशी दवाओं का प्रयोग है या अन्य उत्पादों का प्रयोग है, वो समय पे आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उसके ऊपर भी ये निर्भर करता है कि आप कहाँ तक फसल को देखने में जिम्मेदार हो सकते हैं, कितना समय दे सकते हैं। वो तभी जो है फसल चक्र सही तरीके से सफल हो सकता है। पादप सुरक्षा की जो समस्या है उसके निस्तारण में भी जो है कि भाई कहीं पर कोई आपकी जो फसल है जो पहले से लेते आ रहे हैं वहाँ पर जो है कोई बीमारी या कीड़े का अटैक है या घास का अटैक है, घास का प्रकोप ज़्यादा है। हर साल उस सीज़न में, जिस सीज़न में वो फसल ले रहे हैं, वो कहीं कहीं पर सभी किसान भाई देखते ही होंगे खेत में जो है मोथा है, दूब घास है या और चौड़ी पत्ती खरपतवार, वो फसल के साथ साथ समय पर जो है अनुकूल वातावरण में वो उगाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब भी वो फसल बोते हैं वो घासें उगाती हैं उनके साथ की। तो ऐसी स्थिति में जो है फसल में परिवर्तन करके जो है उन घासों पर, उन कीटों पर, बीमारियों पर भी कुछ हद तक जो है नियंत्रण पाया जा सकता है। तो इनको भी ध्यान में रख करके आप फसल चक्र का निर्धारण कर सकते हैं। तो ये इतने सारे बातें हैं, इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका जो फसल चक्र है वो सही तरीके से आप अपना सकते हैं और उससे जो है भरपूर फायदा ले सकते हैं। और इससे कई फायदे और भी रहेंगे जो कि एक समाज के लिए आप कर पाएंगे, जिसमें कि एक तो धरती माता है, मिट्टी के लिए आप उस फसल चक्र के माध्यम से मिट्टी को स्वस्थ रख रहे हैं, उसके स्वास्थ्य को मेंटेन रख रहे हैं। दूसरा जो है पर्यावरण को जो है आप सही रख रहे हैं, संतुलित रख रहे हैं। तीसरा जो है आप अपनी आय को बढ़ा रहे हैं। और चौथा जो है, जो आपके श्रमिक हैं, जो आपकी मशीनरी, उसका लगातार जो है संसाधनों का सही तरीके से क्षमता पूर्वक इस्तेमाल कर रहे हैं। और लास्ट में हम ये कहेंगे कि आप अपनी जरूरत की जो भी चीजें हैं एक अच्छे फसल चक्र अपनाने से साल भर आप पूरा कर सकते हैं और खुशहाल रह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से सर ने जानकारी दी कि किस तरह से आप फसल चक्र अपनाकर अपने लाभों में वृद्धि कर सकते हैं। और मृदा का स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो जाहिर सी बात है मृदा भी कहीं ना कहीं खुश रहती है और आपकी पैदावार अच्छी होती है, लाभ ज्यादा से ज्यादा कमा सकते हैं। तो भाई बहुत जरूरी है कि फसल चक्र के महत्व को समझें और इसका ध्यान दें। सर, हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत सारी फसलों का उत्पादन किया जाता है, तो थोड़ा सा बताएं कि हमारे किसान भाई बहन कौन से फसल चक्र को अपनाएं जिससे मृदा का स्वास्थ्य अच्छा रहे और उन्हें उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो। जैसा कि प्रतिमा जी पहले भी मैंने बताया कि देखिए फसल चक्र में जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। तो हमारे सारे जो किसान भाई बहन हैं जो सुन रहे हैं उनसे अनुरोध है कि भाई इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि संतुलन को बनाना बहुत ज़रूरी है, संतुलन को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। और तभी हम सभी लोग स्वस्थ रह पाएंगे और अच्छे उत्पादन को ले पाएंगे। उसमें ध्यान रखना है कि जैसे बताया था कि अधिक निराई गुड़ाई वाली चाहने वाली जो फसलें हैं, उनके बाद कम निराई गुड़ाई चाहने वाली फसलें, दलहनी फसलों के बाद अदलहनी फसलों का उत्पादन, अधिक मात्रा में पोषक तत्व शोषण करने वाली फसल के बाद खेत को परती रखना, एक ही नासी जीवों से प्रभावित होने वाली फसलों को लगातार नहीं उगाना और फसलों का समावेश स्थानीय बाजार की मांग के अनुरूप रखना चाहिए। जैसे आप जो फसल चक्र अपनाने जा रहे हैं उसकी मार्केटिंग, जो प्रोड्यूस हो रहा है, जो उत्पाद हो रहा है, उसकी मार्केटिंग हो पाएगी, बेच पाएंगे कि नहीं, बाजार है उसके लिए कि नहीं, उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। फसल का जो समावेश है जलवायु तथा किसान की आर्थिक क्षमता के अनुरूप होना चाहिए। सारांश में
उथली जड़ वाली फसल के बाद गहरी जड़ वाली फसल को लेना चाहिए। अपने उत्तर प्रदेश में जैसा भी आपने पूछा कि भाई उत्तर प्रदेश में कुछ जो प्रचलित फसल चक्र हैं उनका जिक्र किया जाए ताकि हमारे किसान भाई उचित फसल चक्र को अपना करके फ़ायदा ले सकें, तो उस चीज़ को आप सभी किसान भाई नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। प्यारे किसान भाई बहनों, जो उत्तर प्रदेश में अपने प्रदेश में कुछ प्रचलित फसल चक्र हैं, जैसे परती हम लोग खेत छोड़ते हैं तो परती के बाद कौन सी फसल लेनी चाहिए ताकि जो है उस फसल का उत्पादन अच्छा हो, का लाभ हमें मिले और मिट्टी का स्वास्थ्य भी बना रहे, तो उसके लिए परती के बाद आप गेहूं ले सकते हैं, परती के बाद आप आलू ले सकते हैं, परती के बाद आप सरसों ले सकते हैं, और दूसरा जो है धान के बाद आप परती खेत को छोड़ सकते हैं। धान का लिया, उसके बाद आपने खेत खाली छोड़ दिया। हरी खाद उसके बाद ले सकते हैं और हरी खाद पे आधारित फसल आगे फसल चक्र में अपना सकते हैं। जैसे हरी खाद, उसके बाद गेहूं ले सकते हैं, पहले सीजन में हरी खाद फिर धान ले सकते हैं, पहले सीजन में हरी खाद फिर केला ले सकते हैं, हरी खाद के बाद जो है आलू ले सकते हैं, हरी खाद गन्ना ले सकते हैं। ये सब जो है ऐसे फसल चक्र हैं जो कि दलहनी फसलों पर आधारित जो है वो होने चाहिए। हरी खाद का जब भी लेंगे तो अनाज, धान, गेहूं, केला, जैसे अभी हमने बताया कि भाई परती के साथ जो है क्या क्या अगली फसल कौन सी लेनी चाहिए, वैसे हरी खाद के साथ जो है हरी खाद के बाद जो है कौन कौन सी फसल को आप फसल चक्र में अपना सकते हैं। तो गेहूं है, हरी खाद के बाद धान है, हरी खाद के बाद केला है, हरी खाद के बाद आलू है, हरी खाद के बाद गन्ना आप ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आप फसल चक्र में दलहनी फसलों को अपनाते हैं तो दलहनी फसलों पर आधारित फसल चक्र है, जैसे मूंग है, उसके बाद गेहूं ले सकते हैं, धान है, चना ले सकते हैं, कपास, मटर, गेहूं ले सकते हैं, ज्वार, चना ले सकते हैं, बाजरा, चना ले सकते हैं, मूंगफली, अरहर ले सकते हैं, मूंग, गेहूं ले सकते हैं, धान, चना ले सकते हैं, कपास, मटर, गेहूं ले सकते हैं, ज्वार, चना ले सकते हैं, बाजरा, चना ले सकते हैं, धान, मटर, गन्ना, मूंगफली, अरहर, गन्ना, मसूर, मेंथा, मटर, मेंथा। ये जो है आपको दलहनी फसल पे आधारित फसल चक्र के बारे में मैंने बताया। अगर इन फसल चक्र को अपनाएंगे तो निश्चित रूप से जो है आपके फसल का उत्पादन भी अच्छा होगा और मिट्टी का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। इसके अलावा अनाज की फसलों पे, अन्न की फसलों पर आधारित फसल चक्र यदि हम अपनाना चाहते हैं तो उस पर जो है ध्यान दे सकते हैं कि भाई अन्न की फसलों पर आधारित फसल चक्र कौन कौन से हैं। तो मक्का, गेहूं, धान, गेहूं, ज्वार, गेहूं, बाजरा, गेहूं, गन्ना, गेहूं, धान, गन्ना, पेड़ी, मक्का, जौ, धान, बरसीम, चना, गेहूं, मक्का, उर्द, गेहूं, सब्जी आधारित फसल, जैसे सब्जी पर, ये तो हो गया अनाज पर जो बताया था। अब सब्जी पर आधारित कोई अगर फसल चक्र हम लेना चाहते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपने संसाधनों के मुताबिक, अपने मार्केट में स्कोप को देखते हुए कि भाई मार्केट है उस प्रोडक्ट का कि नहीं है, उसके आधार पर जो है भिंडी, मटर, पालक, टमाटर, फूल गोभी और मूली, उसके बाद बंद गोभी और मूली, बैगन और लौकी साथ में ले सकते हैं, टिंडा, आलू, मूली ले सकते हैं, करेला, भिंडी, मूली, गोभी, तरोई ये ले सकते हैं, घुइयाँ, सलजम, भिंडी, गाजर ले सकते हैं, धान, आलू, टमाटर ले सकते हैं, धान, लहसुन, मिर्च ले सकते हैं, धान, आलू, लौकी ले सकते हैं। तो धान के बाद आलू और लौकी एक साथ ले सकते हैं, धान के बाद लहसुन और मिर्च एक साथ ले सकते हैं, धान के साथ आलू और टमाटर एक साथ ले सकते हैं, घुइयाँ, सलजम, भिंडी, गाजर ये अलग अलग सीजन में ले सकते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको ये सारे फसल चक्र बताए कि भाई इन तरीकों से अगर आप सीजन के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से फसल चक्र को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से हर जगह, हर स्तर पर संतुलन बना रहेगा और उससे आपकी फसल में बीमारियों से बचाव होगा, कीटों का नियंत्रण होगा, खरपतवारों में भी रोकथाम होगी, बस भर आय प्राप्त होती रहेगी, भूमि में विषाक्त पदार्थ जो है वो एकत्रित नहीं होने पाएंगे, उर्वरक के अवशेषों का पूर्ण उपयोग होता रहेगा और सीमित सिंचाई सुविधा का उपयोग होगा, समुचित लाभ मिलेगा इन सब उचित फसल चक्रों के अपनाने से। तो हमारे किसान भाई इस पे ध्यान रखें और जो भी खेती करने जा रहे हैं, खेती आप कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन इन फसल चक्र के जो लाभ हैं, महत्व हैं, इनको समझें और इस हिसाब से अगर आप खेती करते हैं तो निश्चित रूप से आपके उपज बढ़ेगी, आपकी आय बढ़ेगी।
जी बिल्कुल बिल्कुल। डीपी सिंह सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और उम्मीद है हमारे किसान भाई बहनों को भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा फसल चक्र क्या होता है, इसका लाभ क्या है और ये कितना ज़्यादा फायदेमंद है, किस तरीके से मृदा की उर्वरता बढ़ाने में, किस तरीके से आपके लाभों को कमाने में फसल चक्र का क्या रोल है। सर, यहाँ पे आने के लिए और हमारे किसान भाई बहनों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। रेडियो